हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे मनुष्य के नर जनन तंत्र के अंतर्गत वृषण की संरचना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृषण की संरचना। तो वृषण की संरचना को आज हमको समझना है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मनुष्य के नर जनन तंत्र का एक एक बिंदु डिटेल से अध्ययन किया था और उसमें प्रमुख अंग के रूप में बात हुई थी वृषण की। तो वृषण की स्थिति और ये क्या होता है, इसकी प्रारंभिक जानकारी हमने पिछली वीडियो में ले लिया है। तो इसका मतलब ये है कि वृषण से हम परिचित हो चुके हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए और आज हम समझेंगे वृषण की आंतरिक संरचना कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन में एक चित्र दिख रहा है, एक फिगर दिख रहा है जो मनुष्य के नर जनन तंत्र का चित्र है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, चूंकि आज का जो हमारा टॉपिक वृषण की संरचना है, तो वृषण लेते हैं। तो ये जो है, ये संरचना क्या है, वृषण है। और इसमें हम आपको बता चुके हैं कि ये वृषण है, इतना, एक इस साइड एक इस साइड, यानी दो की संख्या में होता है। ठीक है, जो वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक है ना। और ये क्या है इसका, ये है अधिवृषण। तो वृषण की संरचना में हम दोनों चीज़ों को अध्ययन करेंगे, एक वृषण और दूसरा क्या है, अधिवृषण। ये क्या चीज़ होता है और किस प्रकार की इसकी संरचना होती है, कैसी स्थिति होती है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जो वृषण होता है वह कहाँ होता है, वृषण कोश में स्थित होता है। अब देखिए, वृषण कोश जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। कैसी होती है, एक होती है। ठीक है, ये है वृषण कोश जो उदर गुहा के बाहर रहता है। अब प्रत्येक तरफ, यानी कि कहना ये चाहिए कि जो वृषण कोश होता है वो तो संख्या में एक ही होता है, और यह 20 से इसका पार्टीशन होता है, और दोनों साइड एक एक क्या होते हैं, इसमें वृषण होते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे वृषण होते हैं। तो ये जो वृषण कोश होता है इसी को स्क्रोटम भी कहते हैं और इसी को पोथा भी बोलते हैं। यानी ये क्या है, स्क्रोटम भी है, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्रोटम कहेंगे, और इसी को पोथा कहेंगे। ठीक है, तो स्क्रोटम या इसको हम क्या कहेंगे, पोथा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रोटम होता है इसकी संख्या कितनी होती है, एक, और ये दो वृषण को धारण करता है, यानी इसके अंदर दो वृषण होते हैं। ठीक है ना, ये तो स्थिति इसकी हो गई। और यह जो है, जो स्क्रोटम होता है, यह वृषण को शरीर से बाहर, उदर गुहा के बाहर लटका के रखता है। यानी जो वृषण होते हैं यह उदर गुहा के बाहर लटके हुए होते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और आगे देखें तो इनके आकार, यानी बाह्य आकार की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, इनका बाह्य आकार कैसा होता है, ये भी आपको थोड़ा समझना है कि बाह्य आकार इनका कैसा होता है। तो ये मुख्यतः यदि देखें तो ये कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। यानी एक वृषण को आप बनाओ तो ये लगभग ऐसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। ठीक है ना। अब इस अंडाकार वृषण की जो लंबाई है, यानी इसकी हम लंबाई की यदि बात करें तो ये लगभग यहाँ से, ये पूरी लंबाई कितनी होती है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4 से 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई होती है वो लगभग होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। तो ये एक पहली बात तो आपको बता रहे हैं कि इसमें ये अंडाकार होता है और इसकी लंबाई जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर
के आसपास होती है एवरेज में, और 2 से 3 सेंटीमीटर कैसी होती है, इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है ना। ये तो बात हो गई इसके बाह्य आकार की, आकार अंडाकार होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आंतरिक संरचना की। तो थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आंतरिक संरचना इसकी होती है, तो इसकी आंतरिक संरचना में अब जैसे थोड़ा इसको बड़ा यदि बनाते हैं तो ये लगभग ऐसा समझ लीजिए ये एक क्या है, ये एक वृषण है। ठीक है ना। अब इस वृषण की जब आंतरिक संरचना हम बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे यहाँ से इसमें कई लोब्स होते हैं, कई पिंड होते हैं, जिनको ये इस तरह से इनमें डिवाइडेशन होता है, अंदर अंदर विभाजित होती है। तो ये एक जो वृषण होता है एक संयोजी ऊतक के लेयर से ढका होता है। इसके चारों तरफ जो है एक विशिष्ट प्रकार का संयोजी ऊतक जो होता है, जो इसको क्या करता है, कवर करता है। ठीक है। और इसके अंदर जो होता है कई खंड बने हुए होते हैं। इन खंडों को वृषण पालिका कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? ये जो खंड बने हुए हैं इनको क्या कहेंगे? वृषण पालिका या पटलिका भी कह सकते हैं इनको आप, वृषण पालिका। ठीक है ना। तो ये जो है वृषण पालिका कहलाएंगी। इनकी जो संख्या होती है वृषण में, यदि आप देखें तो एक जो वृषण है, इस वृषण के अंदर जो खंड पाए जा रहे हैं, उन खंडों की जो संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? 2 से 250 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। और ये 250 वृषण पालिकाओं के प्रत्येक पालिका में, यानी जितनी भी ये पालिकाएं हैं, जितनी ये खंड हैं, इन खंडों में प्रत्येक में यदि हम देखें तो 2 से 3 अतिकुंडलित, कैसी? अतिकुंडलित 2 से 3 क्या पाई जाती हैं? शुक्रजन नलिकाएं, यानी सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, जो अति कुंडलित होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इनका कुंडलन होता है इसके खंड के अंदर, और एक में 2 से 3 के लगभग इनकी संख्या होती है। यानी एक खंड में यदि देखें, एक वृषण पालिका में यदि देखें तो 2 से 3 कितनी? 2 से 3 क्या होती हैं? शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। अब ये शुक्रजन नलिकाएं क्या होती हैं? तो ये आपको समझना है, जिन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो क्या कहलाती हैं? शुक्रजन नलिकाएं या सेमनीफेरस नलिका कहेंगे। ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अभी हम इनकी संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। पर अभी वृषण को पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए, जो ये जितने खंड हैं, 250 जो खंड हैं, इन 250 में प्रत्येक खंड में 2 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। अब ये जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, यह क्या करती हैं? एक जो आपका ये वृषण है, वृषण के एक भाग में क्या होता है? वृषण जालक होता है, जाल जैसी संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं वृषण जालक। ये जो वृषण जालक होता है, यह जाल जैसी संरचना का उलझा हुआ भाग होता है, ऐसे, ये ऐसे उलझा हुआ, इसको रेट टेस्टिस कहेंगे, यानी वृषण जालक इसको कहते हैं। और इस वृषण जालक से होती हुई जितनी भी शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, यह क्या करेंगी कि अपने खंड से, यानी वृषण पालिका से निकल करके और वृषण जालक से होती हुई, ये वृषण जालक से होती हुई और आपस में समेकित होने लगती हैं, आपस में जुड़ने लगती हैं। प्रत्येक जो वृषण शुक्रजन नलिकाएं हैं, ये आपस में समेकित होकर जुड़ जुड़ करके वृषण जालक से होते हुए बाहर आती हैं। ठीक है ना। अब ये बाहर आएंगी तो ये क्या करती हैं? लगभग 4 से 6 की संख्या, इससे अधिक संख्या भी हो सकती है, के रूप में ये बाहर आती हैं। अभी बाहर कहाँ आएंगी? ये आती हैं एक्चुअली में जो अधिवृषण होता है, अधिवृषण के भाग में आती हैं। अब अधिवृषण कहाँ है? थोड़ा इसको भी अलग कलर से करते हैं। तो अब ये जो भाग है, ये क्या होता है? अधिवृषण होता है। ठीक है। अब ये सभी के सभी जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, यह आपस में मिल करके और
एक अति कुंडलित संरचना बनाती हैं। ये ऐसे एक अति कुंडलित और बड़ी संरचना बनती है, जिसको हम क्या कहेंगे, शुक्रवाहिका। ठीक है, तो ये शुक्रवाहिका हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वृषण पट्टिका है या वृषण पालिका जो है, वृषण पालिका की प्रत्येक शुक्र जननलिका होती है आपस में समेकित तो होकर के, और जो वृषण है वृषण जालक से निकलती हुई अधिवृषण में आती हैं, एपिडिडाइमिस में आती हैं, और यहाँ से यह शुक्रजन जो शुक्र वाहिका नलिका होती है, उस शुक्र वाहिका नलिका में जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं। तो ये क्या है, शुक्र वाहिका नलिका होती है, और यही शुक्र वाहिका नलिका बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, बाहर की ओर निकल करके और उदर गुहा से ऊपर होते हुए, और यह कहाँ खुलती है, स्खलन नलिका में जाकर के जुड़ती है। इसके बारे में हम कल समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वृषण और इसकी आंतरिक संरचना की। इसमें एक चीज और आपको देखना है कि जो वृषण होता है, इसकी जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, उन शुक्रजन नलिकाओं में क्या ऐसा होता है, कौन सी ऐसी क्रिया होती है जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो चलिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, ठीक है, कि शुक्राणु का निर्माण किस तरह से होता है, आगे क्वेश्चन है, तो इसलिए समझते हैं कि जो शुक्रजन नलिकाएं हैं, जिनको हमने अभी यहाँ हरे से बनाए हुए, ये शुक्रजन नलिका की आंतरिक संरचना कैसी होती है, क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो अब देखिए, अब अगले चित्र को देखिए। ये जो चित्र आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये वास्तव में क्या है, एक शुक्रजन जो नलिका होती है उसकी संरचना को दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसमें देखिए, जो आपका ये रेड वाला पूरा पार्ट दिख रहा है, ये जहाँ पर हम चिन्हांकित कर रहे हैं, ये ठीक है ना, इसके अंदर की जो सीमा है वो क्या है, एक शुक्रजन नलिका है। यानी नलिका को कैसे दिखाया गया है, यहाँ पर सामने से दिखाया गया, उसके अंदर का भाग दिखाया हुआ है। तो ये भी एक क्या है, शुक्रजन नलिका है। एक ये भी क्या है, ये जो आधी कटी हुई, ये भी क्या है, ये शुक्रजन नलिका है। ये भी क्या है, शुक्रजन नलिका है। तो यानी बीच बीच में क्या है कि बीच बीच में इनकी सीमाएं हैं, और अंदर का जो पूरा भाग है वो क्या है, शुक्रजन नलिका है। तो हम किसी एक को समझ लेते हैं। तो शुक्रजन नलिका के अंदर देखिए बहुत सारी कोशिकाएं आपको यहाँ दिख रही हैं, ऐसे ये कोशिकाएं दिख रही हैं आपको। ये वास्तव में स्पर्मेटोगोनिया है, यानी स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाती हैं शुक्रजन कोशिकाएं। जिन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ऐसी कोशिकाओं को हम स्पर्मेटोगोनिया या शुक्रजन कोशिका कहेंगे। ठीक है ना, तो शुक्रजन कोशिका कहेंगे। शुक्रजन कोशिका, ठीक है। तो शुक्रजन कोशिका, या इसी को हम अंग्रेजी में स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो किनारे किनारे आप ये देख रहे हैं जितनी भी, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। फिर इसमें से स्पर्मेटोसाइट बनेगा, इसी में से स्पर्म बन जाएगा। ठीक है, इसकी प्रोसेस आगे के वीडियोज़ में हम लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो है, ये जो आपकी शुक्रजन नलिका होती है, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो शुक्रजन कोशिका, जिसे हम जर्म कोशिका भी कहेंगे, जनन कोशिका भी कहेंगे, क्योंकि इससे शुक्राणु का निर्माण होने वाला है। मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए। दूसरे प्रकार की जो कोशिका होती है, ये इसमें शो नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे बीच बीच में लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे लंबी लंबी जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, इसमें है लेकिन इतना स्पष्ट नहीं है। तो जहां हमने चिन्हांकित किया है उनको आप समझ लीजिए, कैसे लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सरटोली कोशिकाएं। क्या कहेंगे इनको, सरटोली। यद्यपि यहाँ पे नामांकन किया हुआ है, लेकिन आप देख लीजिए, इनको हम क्या कहेंगे, सरटोली कोशिकाएं कहेंगे। ठीक है ना, तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक शुक्रजन कोशिका, ठीक है, या शुक्राणुजन कोशिका, या इसी को स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, या इसी को जर्म कोशिका भी कहेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा कि सारे नाम दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो इसलिए सबको एक एक करके हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहे शुक्र जन कोशिका कहें, चाहे शुक्राणु जन कोशिका कहें,
चाहे स्पर्मेटोगोनिया कहें या चाहे जर्म कोशिका कहें। तो एक तो ये हो गई, और दूसरे प्रकार की जो कोशिका होती है कौन सी होती है, सर्टोली कोशिका कहलाती है। तो जो शुक्रजन कोशिका होती है उसके बीच बीच में लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम सर्टोली कोशिका कहेंगे। सर्टोली कोशिका से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये मान के चलिए आप बोर्ड की परीक्षा में। और वो क्या प्रश्न आता है, आपको ध्यान रखना है कि शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। तो आपको यहाँ से इस बात को ध्यान रख लेना है कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं को, ग्रो कर रहा हुआ जो शुक्राणु होता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने तक के सफर के लिए जो पोषण का कार्य करती हैं वो कौन होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। और ये हर वर्ष, कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है जब जब ये प्रश्न पूछा न जाता हो। तो आपको एक नंबर तो यहाँ से तय करके चलना है, ठीक है, कि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाओं से, और दूसरी चीज, शुक्राणुओं का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी नाम दे सकता है, तो शुक्राणुजन कोशिका, जर्म कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया, इनमें से कोई भी नाम दिया रहेगा तो उसमें आप टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई शुक्राणु के को निर्माण करने वाली कोशिका, उनको पोषण देने वाली जो कोशिका होती है वो कहाँ स्थित है, शुक्राणुजन नलिका के अंदर, नली के अंदर, ठीक है ना। अब शुक्राणुजन जो नली है उसके बाहर जो अवकाश होते हैं, ठीक है ना, तो वो अंतराली अवकाश कहलाते हैं। यानी दो शुक्राणुजन नलिका या तीन शुक्राणुजन नलिका जब आपस में जहाँ पे मिल रही होती हैं तो उन दोनों के बीच का जो अवकाश है, ये जो दिख रहा है आपको, ये मोटे मोटे गाढ़े लाल रंग से, ये क्या है, अंतराली अवकाश कहलाता है। इस अंतराली अवकाश में मांसपेशियों के साथ साथ एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको हम कहेंगे अंतराली कोशिका। ये दिया हुआ है आपके इसमें, ये अंतराली कोशिकाएं होती हैं। अंतराली कोशिकाएं विशेष क्यों हैं अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन अंतराली कोशिकाओं के साथ साथ कुछ और कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिनका कोई विशेष कार्य नहीं है, लेकिन आपको अंतराली कोशिकाओं को जरूर याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो अंतराली कोशिकाओं को एक नाम और दिया गया है जिनको हम कहेंगे लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग, ठीक है। तो लीडिंग कोशिकाएं कहेंगे इनको, ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं। तो अंतराली कोशिकाओं को और क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं। इनसे एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है इन कोशिकाओं से, जिसको हम क्या कहेंगे, पुंजन हार्मोन। क्या कहेंगे, पुंजन हार्मोन, ठीक है। पुंजन को एंड्रोजन भी कहते हैं, एंड्रोजन, ठीक है। तो पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव जो होता है वो कहाँ से होता है, तो आपको ध्यान रखना है लीडिंग कोशिकाओं से अथवा अंतराली कोशिकाओं से। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गई बात, तीन प्रकार की यहाँ कोशिकाएं हैं वृषण की संरचना में। एक शुक्रजन नलिकाएं जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, एक सर्टोली कोशिकाएं जिनसे शुक्राणुओं का पोषण होता है, और लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं जिनसे पुंजन हार्मोन्स या एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है वृषण के अंदर की संरचना और वृषण की जो शुक्रजन नलिका होती है उसकी संरचना के बारे में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। बिना स्किप किए हुए आप इसको समझें। इसी प्रकार से और सरलतम भाषा में हम नए नए टॉपिक्स, नए नए बिंदु लाते रहेंगे। आप इसी प्रकार से हमारा सपोर्ट करते रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास तक हर वीडियो हमारा पहुँचे। और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, नहीं लगता है तो भी बताएं। कहीं कोई कमी रह जाती है या समझने में कहीं पे दिक्कत आती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपका लाइक और आपका जो कमेंट है हमारा उत्साहवर्धन करता है और हमें अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए दोस्तों, आपसे विशेष आग्रह है कि लाइक कमेंट करना ना भूलें।
ठीक है। और आप खूब अध्ययन करें, खूब अभ्यास करें, आप अपनी मेहनत से अच्छा रिज़ल्ट लाएँ, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।